नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदले। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रहे हैं तो कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान काला कर दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। आज आक्रमण में तीन बड़ी वैश्विक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तीन मोर्चे जो आने वाले दिनों की दुनिया का चेहरा बदल सकते हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रात के अंधेरे में मिसाइल और ड्रोन की बारिश, रूस की तरफ से की गई भीषण बमबारी ने कई शहरों को आग का गोला बना दिया। आसमान में जलते ड्रोन, जमीन पर धधकते मकान और इस हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली, यहां तक कि पानी की सप्लाई भी बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। यह हमला साफ संकेत है कि दोनों देशों में जंग अब एक नए लेवल पर जा रही है। दूसरी तस्वीर, यूरोप और रूस की टकराहट धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। दुनिया को डर है कि कहीं ये जंगी मोड़ न ले ले। यूरोपीय देश लगातार चेतावनी दे रहे हैं, रूस का आक्रामक रुख सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। कई विशेषज्ञ ये दावा कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच और रूस और नेटो के बीच एक बड़ा टकराव हो सकता है। नेटो की हालिया गतिविधि भी इस तनाव को बढ़ा रही है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती, युद्ध अभ्यास, डिप्लोमेटिक बयान, माहौल गर्म है। इशारा साफ है कि आने वाले महीनों में यूरोप की राजनीति और सुरक्षा ढांचा बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। तीसरी तस्वीर आ रही है वेनेजुएला से, जहां पर एक नया राजनीतिक मोड़ देखा जा रहा है। चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप की वो चाल जिसके बारे में अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मादुरो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन के पुराने दबाव मॉडल और नए राजनीतिक संदेश दोनों ने मिलकर मादुरो शासन पर अंतर्राष्ट्रीय घेराव और कस दिया है। ट्रंप की यह चाल मादुरो की कुर्सी पर कितना असर डालेंगे, पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। यानी तीन तस्वीर, तीन संकट, और दुनिया एक बार फिर से अनिश्चितता के त्रिभुज पर खड़ी है। आइए देखते हैं आक्रमण। रूस ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी की है। यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए हैं। 650 ड्रोन और 51 मिसाइलों से दहल गया है यूक्रेन। रूस ने बिजली घर को भी निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रूस ने बिजली घरों को निशाना बनाकर पूरे इलाके को दहला दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक एक इलाके को, जहां पर बिजली और पानी के सप्लाई लाइन थे, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि यूक्रेनी सेना का रूसी जवानों पर ड्रोन से हमला सामने आया है और हमले से बचने की कोशिश करते नजर आए हैं रूसी जवान। ड्रोन अटैक में कई रूसी जवान के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला और तेज हो गया है। एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ जंग के बीच विश्वासघात। यानी जंग एक नए लेवल पर जा चुका है। रूस के लगातार हमलों ने यूक्रेन के कई शहर में भयंकर तबाही देखने को मिली। कई रिहायशी इलाके आग के गोले में तब्दील हो गए, चाहे वो मार्केट हो, पावर स्टेशन हो, सब धुआं धुआं है। लेकिन यूक्रेन ने इस बार जवाब ऐसा दिया कि मॉस्को भी दहल गया। रात के अंधेरे में दर्जनों ड्रोन रूसी राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं और शहर के बीचों बीच धमाके की गूंज सुनाई देती है। जिस इलाके को रूस सबसे सुरक्षित मानता था, वहीं आग की तपिश रूस महसूस कर रहा है। दहशत इतनी कि एयर डिफेंस सिस्टम जागा जरूर, लेकिन सवाल भी छोड़ गया कि क्या अब जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को भी सेफ नहीं है।
रूस के रॉकेट, रूस के बम, रूस की मिसाइलें और यूक्रेन की चीखों से दहकता आसमान। जंग के मैदान की ये तस्वीरें सिर्फ युद्ध नहीं, ये विनाश का वो चेहरा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। पूर्वी यूक्रेन का स्लोवियांस्क, जहां एक नहीं, दो नहीं, सीधे 9 एरियल बम ताबड़तोड़ गिराए गए। जमीन फटी, आसमान गूंजा और पूरा शहर थर्रा उठा। हमले इतने जबरदस्त कि बम सीधा आवासीय इमारत पर गिरा। कंक्रीट की दीवारें ऐसे टूट कर गिरी जैसे किसी ने इमारत को हाथों से मरोड़ दिया हो। आसपास के घरों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई, दरवाजे उखड़ गए, सड़कें मलबे के ढेर में बदल गई। रात भर रेस्क्यू टीमें ठंड, अंधेरा, धुएं और गिरती इमारतों का खतरा झेलते हुए मलबे में फंसे लोगों को ढूंढती रहीं। वहीं रोते बिलखते घायल, खून से लथपथ लोग, और उन लोगों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे जो समझ भी नहीं पाए कि उनके शहर पर कौन सा कहर टूट पड़ा। और सिर्फ स्लोवियांस्क ही नहीं, दक्षिण यूक्रेन का मोर्चा, ओडिशा, जहां रूस के ड्रोन ऐसे बरसे जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ड्रोन अटैक के बाद इमारतों में आग का लाल पीला दानव भड़क उठा। आग की तपिश इतनी जबरदस्त थी कि दूर खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे कि जलती दीवारों की गर्मी। बम, ड्रोन, मिसाइलें, हर दिशा से हमला और बर्बादी का दायरा बढ़ता जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया, जहां रूस की भारी बमबारी ने जमीन को चीर कर रख दिया। काले धुएं की ऊंची दीवारें, गूंजते धमाके और हर धमाके के साथ कांपते घर, दहकती सड़कें। वहीं यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की घेराबंदी की चपेट में आया मिर्नोहराद। हाँ, वही मिर्नोहराद जो कभी 46,000 लोगों का घर था, जो कभी आबाद था, जो कभी एक साधारण शहर था, अब एक भूतहा खंडहर में तब्दील हो गया है। यूक्रेन की 38वीं मरीन ब्रिगेड के ड्रोन बटालियन के प्रेस अधिकारी ओलेक्सेई वोजेन्को का बयान सुनकर रूह कांप उठेगी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना इस शहर को मानो नक्शे से मिटा देना चाहती है। और सच्चाई यह है कि शहर अब लगभग पूरी तरह घिर चुका है। यूक्रेनी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है,
लेकिन वो भी रूस की लगातार बमबारी और ड्रोन हमलों से पिन टू पिन निशाने पर हैं। लॉजिस्टिक्स सप्लाई तोड़ दी गई, रोटेशन लगभग नामुमकिन, सैनिक थके हुए, घायल, लेकिन लड़ाई जारी है। मिर्नो-हरात पर रूस की कपकपाती आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाइए, पिछले एक साल में 500 किलो तक के ग्लाइड बम वहां गिराए गए। सोचिए, 500 किलो का एक ऐसा बम जो किसी शहर के पूरे इलाके को साफ कर दे। उसके साथ साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक, लगातार तोपखाने की गोलाबारी और हवा में मंडराते रूसी फाइटर जेट। नतीजा एक ऐसा शहर जहां अब जीना भी नामुमकिन हो गया है, जहां सिर्फ धुआं है, मलबा है और खामोशी जो बताती है कि यहां कभी लोग रहा करते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने भी मॉस्को पर जोरदार पलटवार किया। रूस की राजधानी, जहां की सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त मानी जाती है, वहां हुआ ड्रोन हमला और जिस जगह ड्रोन गिरा वो इलाका आग के गोले में बदल गया। धुआं, आग, भगदड़ और रूस की एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में। इसके साथ रूस की बेहद अहम द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन, जो रूस की ऊर्जा सप्लाई की जान मानी जाती है, उस पर भी हमला हुआ। पाइपलाइन का एक हिस्सा उड़ गया। धधकती आग के बीच रूस की इमरजेंसी टीमें घंटों तक आग से लड़ती रही। क्रीमिया, रोस्तोव, ब्रियांस्क, हर जगह धमाकों की आवाज गूंजती सुनाई गई। सिर्फ क्रीमिया में 21 ड्रोन अटैक। वही रूस दावा कर रहा है कि उसने 76 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। लेकिन सवाल उठता है, अगर ड्रोन गिरा दिए गए तो फिर रूस में आग क्यों लगी, धमाके क्यों हुए, सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है? अब असली सवाल, वो सवाल जो दुनिया पूछ रही है और शायद हर राजनीतिक मंच टाल रहा है। क्या शांति पहल सिर्फ धोखा है, सिर्फ मंचों पर बोला जाने वाला झूठ, एक छलावा, एक दिखावा? क्योंकि मैदान जंग कुछ और ही कहानी कह रहा है। यह जंग रुकने वाली नहीं है, रुकती दिख भी नहीं रही है। एक तरफ रूस की बरसती तबाही, दूसरी तरफ यूक्रेन की पलटवार की आग, और इसके बीच पिसती इंसानी जिंदगियां, घर, परिवार, शहर, सब कुछ बर्बाद। धरती कांप रही है, आसमान फट रहा है और दोनों देशों की सेनाएं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है।
रूस कह रहा है कि वो आगे बढ़ेगा तो यूक्रेन कह रहा है कि वो झुकेगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है, दुनिया निराश है और आम लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जो लोग कल तक स्कूल जाते थे आज शरण शिविरों में बैठे हैं। जो कल तक अपने घरों में चैन की नींद सोते थे आज बिना छत के ठंड में रात काट रहे हैं। जो कल तक सपने देखते थे आज जिंदगी बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हर दिन बम गिर रहे हैं, हर रात शहर मर रहा है, हर सुबह नई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये जंग अब किसी समझौते की राह पर जा भी सकती है या फिर दोनों देश इस तबाही को और लंबा खींचते जाएंगे। जब तक नक्शे पर सिर्फ मलबा और राख ही न बच जाए, शांति की पहल, अंतर्राष्ट्रीय अपील, डिप्लोमेसी सब बौनी साबित हो रही है। इस आग की लपेटों के सामने जो हर गुजरते दिन और ऊंचाई और भयानक होती जा रही है, क्योंकि सच यही है कि ये जंग रुकने वाली नहीं और शायद अब रुक भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेटो इस वक्त पूरी तरह से जंगी मोड में है। यूरोप से लेकर आर्कटिक तक कहीं विशाल युद्धाभ्यास चल रहा है तो कहीं रूस को सीधी चेतावनी दी जा रही है। हजारों सैनिक, दर्जनों युद्धपोत और अत्याधुनिक फाइटर्स। नेटो अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस में जुटा हुआ है और ये तस्वीरें देखकर पुतिन भी पहली बार टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेटो की ड्रिल ठीक रूस के सीमा के नजदीक हो रही है। यानी मैसेज क्लियर है, अगर रूस ने नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो जवाब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। यानी एक तरफ नेटो की तैयारी चरम पर है, दूसरी तरफ रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है और दुनिया को डर है कहीं यह सैन्य अभ्यास किसी बड़े टकराव को जन्म न दे दे। यूरोप इस समय एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां शांत हवा भी अब युद्ध की गंध लिए हुए है।
रूस और नेटो के बीच तनाव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक खामोश यलगार बन चुका है। एक तरफ पुतिन जिन्होंने जता दिया कि रूस अगली कड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, और दूसरी तरफ नेटो जो अब खुलकर पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, अगर घात होगा तो प्रतिघात भी होगा। यूरोप के उत्तर में बाल्टिक सागर के पानी पर धधकते इंजन, स्टील के दैत्य जैसे जहाज, आसमान काटते फाइटर जेट और रात के अंधेरे में गर्जना करती तोपें, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं, जंग दूर नहीं है। इस समय रूस की सीमा के बिल्कुल पास नेटो के 20 से ज्यादा युद्धपोत प्रैक्टिस में जुटे हैं। फिनलैंड के आर्कटिक इलाकों से लेकर बाल्टिक सागर के बीचों बीच 5000 सैनिक दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये ड्रिल यूरोप ने वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर देखी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये वो देश हैं जो इस विशाल मल्टीनेशनल वॉर गेम में अपना दमखम दिखा रहे हैं। संदेश साफ है कि रूस अगर आगे बढ़ा तो नेटो पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी नेटो की इस बार की तैयारी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। रात के अंधेरे में जंगलों में घुसकर युद्ध प्रैक्टिस, अचानक हमलों के सिमुलेशन, सी लैंड ब्लिट्स ऑपरेशन और साइबर वॉर गेम, सब कुछ इस ड्रिल का हिस्सा है। यानी नेटो सीधे कह रहा है, अगर पुतिन आगे बढ़े तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तूफानी होगा। उधर रूस इन ड्रिल्स को सीधा सीधा उकसावा बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि नेटो उसकी सीमा पर सैन्य घेराबंदी कर रहा है और रूस तैयार है हर संभावना के लिए। लेकिन असली डर यूरोप को तब लगा जब रूसी फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस के बिल्कुल करीब आ गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेट ने सीमा रेखा को उल्लंघन करने की कोशिश की। हालांकि पोलैंड इसे सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में आंक रहा है। ये वही पोलैंड है जिसे रूस पिछले कई महीनों से बार बार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की मदद का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट है और अब रूस का बार बार उसकी एयर स्पेस पर मंडराना यूरोप को और बेचैन कर रहा है। पोलैंड ने रूसी जेट के इस कदम को सीधे सीधे जंग की मुनादी बताया है। नेटो ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और कई देशों ने अपने एयरबेस पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। इसी बीच तनाव बढ़ता देख डेनमार्क ने तुरंत मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। डेनमार्क की सेना कह रही है कि रूस की आक्रामक स्थिति को देखते हुए उन्हें खुद को तुरंत और मजबूती से सुरक्षित करना होगा।
डेनमार्क, जो बाल्टिक सागर के बिल्कुल गले में बैठा है, उसे पता है कि अगर यूरोप में कोई बड़ा विस्फोट हुआ तो उसकी पहली आंच बाल्टिक इलाकों पर ही पड़ेगी। इसलिए डेनमार्क की मिसाइल, रडार सिस्टम और नेवी तैयारियां अब 24 घंटे अलर्ट पर हैं। नेटो की नई रणनीति में सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रिल सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रूस के लिए चेतावनी है। ड्रिल के दौरान दिखाया जा रहा है कि नेटो एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ सकता है, सी पर भी, हवा में भी, जमीन पर भी और साइबर स्पेस में भी। साइबर युद्ध की बात करें तो नेटो की साइबर यूनिट रूस को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सबसे खतरनाक हमला कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा, न कि मिसाइलों से, और उसके लिए नेटो ने अपने साइबर डिफेंस को आक्रामक मोड में डाल दिया है। तो क्या रूस इससे डर गया? जवाब बिल्कुल नहीं। कम से कम पुतिन की भाषा यही दिखाती है। रूस लगातार कह रहा है कि नेटो को रूस की सीमा पर ऐसा ड्रिल अभियान बंद करना चाहिए, और अगर ये जारी रहा तो रूस को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस का अगला टारगेट वास्तव में पोलैंड भी हो सकता है। क्योंकि पिछले एक साल में रूस ने पोलैंड पर 2 दर्जन से ज्यादा हवाई उकसावे किए हैं, कभी ड्रोन भेजकर, कभी मिसाइल के टुकड़े गिराकर और कभी फाइटर जेट को सीमा पर मंडराकर। पोलैंड भी रूस की हर हलचल को गंभीरता से ले रहा है। वो अमेरिका के साथ सीधा कोऑर्डिनेशन में है और ब्रिटेन और जर्मनी से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। यानी पोलैंड की तैयारी साफ कह रही है कि अगर रूस आगे बढ़ा तो पोलैंड भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन असली डर यूरोप को है, कहीं रूस और नेटो के बीच सीधा संघर्ष शुरू ना हो जाए, क्योंकि जंग अगर फूटी तो ये यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और भयानक होगी। यूक्रेन की जंग में नेटो सीधे शामिल नहीं था, लेकिन अगर पोलैंड या बाल्टिक देशों पर रूस की घुसपैठ हुई तो नेटो की संधि आर्टिकल 5 एक्शन में आ जाएगी। यानी एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा, और तब यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव देख सकता है। नेटो जानता है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं, और पुतिन जानते हैं कि नेटो अब पहले जैसा कमजोर नहीं माना जा सकता। दोनों पक्ष एक दूसरे को सीधे सीधे युद्ध संदेश भेज रहे हैं। और इसी बीच रूस की आक्रामक चालें तेज होती जा रही है। रूस सेना बाल्टिक के रास्तों को मैपिंग कर रहा है। रूस के जेट पोलैंड की सीमा पर घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और रूसी नेवी कालिनिंग्राद के पास अचानक गश्त बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ नेटो की रात भर चलने वाली ड्रिल आकाश को किसी युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है।
तोपों की गरज, अचानक पलटवार के अभ्यास, ये सब दिखाता है कि नेटो किसी बड़ी टक्कर के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो चुका है। सवाल यह है कि क्या ये तैयारी रूस को रोक पाएगी या पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे? क्या पोलैंड वाकई रूसी निशाने पर है? क्या बाल्टिक सागर नई जंग का पहला मोर्चा बनेगा? और क्या यूरोप एक नए युद्ध के लिए तैयार है? दुनिया देख रही है दो दिग्गज ताकतों का टकराव, जो जितना चुप है उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ रूस की शक्ति, दूसरी तरफ नेटो की तैयारी। दोनों में अलगार है, दोनों अलर्ट मोड पर है और दोनों जानते हैं कि एक गलत कदम पूरे यूरोप को आग की लपटों में झोंक सकता है। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये सैन्य ड्रिल और डरावनी उकसावे युद्ध का कारण बनेंगे या युद्ध को टालने का आखिरी मौका साबित होंगे। फिलहाल तो दुनिया सांस थाम कर यूरोप को देख रही है, जहां युद्ध के बादल हर दिन और काले होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप की कड़ी फटकार के बाद मादुरो के खेमे में बेचैनी है। कैरेबियन सागर, जहां कभी शांति की लहरें थी, वहीं अब अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही ने माहौल गर्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कैरेबियन में अस्थिरता बर्दाश्त नहीं होगी, और इस बयान के साथ ही अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती तेज कर दी है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की सरकार में हाहाकार है। कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट और काराकस में बढ़ती बेचैनी। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये सिर्फ दबाव है या कैरेबियन सच में जंग की तरफ बढ़ रहा है? हालात कह रहे हैं कि सागर में आहट है और तूफान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कैरेबियन सागर, जहां कभी नीले पानी की शांति दिखाई देती थी, आज वही सागर उथल पुथल में है। लहरों की आवाज में वार और प्रहार की हुंकार मिल चुकी है। एक तरफ अमेरिका की कड़क ललकार है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का दबे हुए स्वर में बढ़ता हाहाकार है।
कैरिबियन का माहौल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति, शक्ति और समुद्री प्रभुत्व एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। अमेरिका ने कैरिबियन में अपनी सैन्य मौजूदगी अचानक तेज कर दी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और समुद्री निगरानी ड्रोन सब सक्रिय मोड में घूम रहे हैं। ये मोमेंट साधारण नहीं, ये टूरिज्म या पेट्रोलिंग नहीं, इसमें छिपा है संदेश। हम देख रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के लिए वेनेजुएला सिर्फ एक पड़ोसी देश का मसला नहीं, ये भू राजनीति का खेल है। जहां कैरिबियन का नियंत्रण पूरे पश्चिमी गोलार्ध की रणनीति तय करता है। पेंटागन ने सख्त शब्दों में कहा कि कैरिबियन में स्थिरता जरूरी है। अगर कोई सरकार इसका उल्लंघन करेगी तो प्रतिक्रिया निश्चित है। बयान छोटा लेकिन असर बहुत बड़ा। वेनेजुएला की सरकार इन शब्दों के पीछे का अर्थ समझ चुकी है। मादुरो की कैबिनेट में मीटिंग्स बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट जारी किए गए हैं। राजधानी कराकस में अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा है। मादुरो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन पर्दे के पीछे उनके सहयोगियों में बेचैनी है। क्योंकि अमेरिका की ललकार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। कैरिबियन की तरफ एक एक करके अमेरिका की जंगी जहाज बढ़ रहे हैं। ये वही पानी है जिससे अमेरिकी प्रभाव दशकों से गुजरता आया है। और अब वेनेजुएला की सरकार महसूस कर रही है कि इस दबाव का मतलब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक घेराबंदी भी है। कैरिबियन सागर एक ऐसा क्षेत्र जिसके छोटी सी हलचल से पूरे पश्चिमी महाद्वीप में भूचाल आ सकता है। यहाँ सैन्य उपस्थिति का मतलब सिर्फ समुद्र पर नियंत्रण नहीं, बल्कि ऊर्जा सप्लाई,
व्यापारिक मार्ग और राजनीतिक संतुलन का नियंत्रण भी है। और अब अमेरिका यहां ताकत दिखाता है तो संदेश सिर्फ वेनेजुएला को नहीं बल्कि हर उस देश को जाता है जो अमेरिका के विरोधी खेमों में आता है। दूसरी तरफ मादुरो सरकार भी पीछे हटती नहीं दिख रही है। कैरिबियन तट के पास वेनेजुएला की नौसेना की गतिविधियां तेज हैं। मिसाइल सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। समुद्री सुरक्षा अभ्यास बढ़ा दिए गए हैं। मादुरो चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना कि वेनेजुएला दबाव में टूटने वाला देश नहीं है। लेकिन हकीकत ये भी है कि अमेरिकी सैन्य ताकत और वेनेजुएला की क्षमता में किसी तरह की कोई बराबरी नहीं है और यही असमानता दोनों पर तनाव को और भड़का रही है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। तेल उद्योग पर प्रतिबंधों का प्रभाव सीधे नागरिकों तक पहुंच चुका है। और अब कैरिबियन में अमेरिका की मौजूदगी के कारण एक नया डर पैदा हुआ है। कहीं ये सैन्य दबाव आर्थिक गिरावट को और खतरनाक न बना दे। सरकार को पता है अगर कैरिबियन के व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए तो देश की रीढ़ और कमजोर हो जाएगी। अमेरिकी सैन्य रणनीति साफ है। नजर रखने की क्षमता और तेजी से प्रतिक्रिया देने की शक्ति दोनों को कैरिबियन में स्थापित किया जा रहा है। फाइटर जेट 24x7 एयर पेट्रोल पर है। समुद्र के भीतर सबमरीन गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। रडार और निगरानी विमान ऊपर आसमान में घूम रहे हैं। ये तस्वीरें शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा है। कराकस की सड़कों पर भले ही दिन का शोर रहता हो लेकिन रात में दबी हुई चिंता दिखाई देती है। लोग पूछ रहे हैं क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या कैरिबियन फिर युद्ध का मैदान बनेगा? वेनेजुएला के लोग इन सवालों के बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आसमान में मंडराते अमेरिकी विमानों की हल्की आवाज हर दिन उन्हें याद दिलाती है कि तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, वो मादुरो सरकार पर बहुस्तरीय दबाव बना रहा है। राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री घेराबंदी और अब सैन्य उपस्थिति, इन चारों का संयोजन मादुरो शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि वेनेजुएला जानता है अगर अभी भी कैरिबियन में अमेरिकी जहाजों
और वेनेजुएला नौसेना का टकराव हुआ तो पलड़ा एक ही दिशा में झुकेगा। मादुरो की टीम में खलबली है, कैबिनेट में चर्चा तेज है। क्या अमेरिका युद्ध चाहता है? क्या बातचीत का रास्ता खुला है या सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन है? लेकिन ये सवाल जितने सरल लगते हैं, जवाब उतने ही जटिल हैं, क्योंकि कैरिबियन में अमेरिकी मूवमेंट सिर्फ वेनेजुएला को नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को एक संदेश है। हमारे प्रभाव क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता बर्दाश्त नहीं होगी। इन उथल पुथल भरे हालातों के बीच कैरिबियन सागर एक बार फिर इतिहास को दोहरा रहा है। जब भी इस समुद्र में महाशक्तियों की मौजूदगी बढ़ती है तो हालात या तो बड़े टकराव में बदलते हैं या बड़े समझौते में, लेकिन आज की तस्वीर टकराव की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। वार और प्रहार की हुंकार पानी की सतह पर गूंज रही है। जहाजों के इंजन गहरी धड़कन की तरह धधक रहे हैं और दुनिया उत्सुक होकर देख रही है अगला कदम कौन उठाएगा। कैरिबियन सागर आज एक बार फिर तूफान के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका की ललकार जोर पकड़ चुकी है। मादुरो के खेमों में हाहाकार और भय दोनों बढ़ रहे हैं और इस पूरी कहानी में एक सच छिपा है। जहां राजनीतिक दबाव सैन्य शक्ति से टकराए वहां स्थिरता नहीं, हमेशा अस्थिरता जन्म लेती है। कैरिबियन के आसमान में तनाव का बादल छा चुका है। लहरें चिल्ला रही है, हवा बोल रही है, तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारी खास पेशकश आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारी खास पेशकश आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।